बड़ा उद्देश्य हमने हासिल कर लिया। जो चिंताएं प्रीति जी ने रखी और तमाम कवि शायरों ने रखी, राजनीतिक और सारी चीज़ें, एक ऐसा भी आया था कि उस शासन में और इस शासन में क्या अंतर है, एक ऐसी कोई बात आई थी। पत्रकार मित्र ने एक बार मुझसे पूछा भी था कि साहब वो सरकार गई, नई सरकार आ गई, आप कैसा महसूस करते हैं। मैंने कहा भैया मनमोहन सिंह जी साइलेंट मोड पर तो थे, मोदी जी तो नोट रीचेबल आ रहे हैं। अच्छा है। मतलब समय के हिसाब से आदमी कितना जल्दी बदल जाता है। चुनाव में जो गर्जना थी वो कहीं दिखाई नहीं देती। देश में इतने ज्वलंत और इस तरह के प्रश्न और मुद्दे हैं। बैठिए साहब। मोदी जी ने चुनाव में कैसी गर्जना की, बोलो मेरा सीना 56 इंच का है। व्यंग तक पहुंच जाओ तो समर्थन करना। बोलो मेरा सीना 56 इंच का है। मैंने कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। क्या कहने संपत भाई, वाह 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 वाह, बधाई हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। लेकिन चूंकि आज समय की भी सीमा है और मैं समझता हूं कि जो ताजमहल की बात कही थी वहीं से मैं एक बात शुरू करता हूं। सुमित्रानंद पंत जी ने भी, कवि अपने अपने एंगल से सोचते हैं। पंत जी ने ताज के लिए कहा था, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। एक समय ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख कर गैलेरी होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। मर्द की फितरत होती है, मर्द की फितरत होती है। अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे ख्याल से अब तो आप आसाराम जी को समझ गए होंगे। लेकिन यह भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया है, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले सुना यार, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है, प्यार मोहब्बत। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा था। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और मैं तो देखो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेर व शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तो सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्रीराम सेना वाले तो ये कह देते कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को यह हिदायत दे देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्रीराम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। तो आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ।
वहीं से मैं एक रचना आप लोगों को सुना देता हूँ। स्वागत संपत भाई। वैसे हंसाने का काम तो आजकल टीवी चैनल भी बहुत कर रहे हैं, ये तो बधाई का पात्र है ईटीवी जो इतना अच्छा कार्यक्रम रिकॉर्ड करके और लोगों तक भी पहुंचाएगा। चैनल पे देखो, जो न्यूज चैनल है उन पे बहस आती है, 4 जन होते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरे मुद्दे का विरोधी, तीसरा होता है बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा होता है एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। हाँ, हाँ। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहते हो। नहीं, ऐसे लगता है ना जैसे पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया हो। जो पुराना समय पीछे छूट गया, वहीं से मैंने एक रचना निकाली। ये केपी सक्सेना जी का शेर है, श्रीलाल शुक्ल जी का शेर है। सक्सेना जी गद्य पढ़ते थे, मैं भी थोड़ी कोशिश करता हूँ। वे भी क्या दिन थे। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारा बचपना खो गया या जो पुराना समय था वो चला गया। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा है लेकिन रोमांच कम हो गया, सुविधाएं बढ़ी हैं, रोमांच कम हो गया। पहली पंक्ति से आप पकड़ेंगे, सुनिए साहब। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। हाँ, बहुत अच्छा, क्या कहने हैं। वाह संपत भाई, वाह वाह। अच्छी बात है कि इस बहाने इतने लोग यहाँ एकत्र हुए। कम से कम इस सत्संग से बहुत कुछ आदमी सीखता है, जरूरी है इस तरह का करना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। अगली पंक्ति में मैंने टेक्नोलॉजी को ठीक से आईना दिखा दिया हो तो समर्थन मांगता हूं। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत खूब। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। वाह संपत भाई, बधाई हो। वाह 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 वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 संपत भाई, क्या कहने। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बच्चों पर कितना तनाव देते हैं हम, कितना तनाव डालते हैं, जबकि हम कभी लोग, शायर लोग अपने बच्चों पर तनाव नहीं डालते। भाई किस बात का तनाव, जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात। अरे वाह 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 यार, ये तो बहुत अच्छी बात कही। वाह वाह वाह। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप लोग अवधी बोलते हैं, ब्रज या भोजपुरी बोलते हैं, मातृभाषा। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और इस समय तो आप तालियां अपनी रोक नहीं पाएंगे अगली पंक्ति पर। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, क्या बात। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। वाह। जिस जो चैनल खोलो अच्छा है, क्रिकेट अच्छा क्रिकेट। एक दिन तो बड़ी ऊंची फेंकी उस कमेंटेटर ने, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग।
फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। आप मेरी बात पे हंस रहे हैं या उनकी हंसी पर हंस रहे हैं? बहुत खूब संपत भाई, वाह वाह वाह। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें मनुष्य के भीतर इतना असुरक्षा बोध भर गया कि करोड़ों रुपया पास में, उसके बावजूद चिंता रहती है यार कल क्या होगा। वाह वाह वाह। वो पुराना समय याद करें, बुजुर्ग लोग या बैठे हैं। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह, बहुत अच्छा संपत भाई, वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और घर में जो हर पुरुष की औकात है वो भी समझ लें। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। वाह। मैं तो जैसे आज सुबह स्टेशन पे उतरा, दो चार परिचित मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको फेसबुक पर पढ़ते हैं, यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हैं? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह, बहुत अच्छा, वाह। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और बारीक व्यंग को लखनऊ के लोग अगर इस बार नहीं पकड़ पाए तो मैं समझता हूं देश में कोई नहीं पकड़ पाएगा। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। बहुत खूब, वाह वाह वाह। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। फिर एक आम हिंदुस्तानी की मानसिकता, चूंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छा। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना,
खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, समापन की ओर बढ़ रहा हूं, शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। बहुत अच्छी बात, वाह। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। सबसे मार्मिक बंद इस लेख का, टेलीविजन ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बीना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। मैं आभारी हूं भाई निर्मल जी का कि उन्होंने आपसे मिलने का अवसर उपलब्ध करवाया। महनीय कवियों की अगवानी में, शायरों की कवियों की अगवानी में मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसका समापन करता हूँ। समापन पर भरपूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूँ मैं। सच है, अगर ये चीज बच गई तो बचपन और बच्चे दोनों बच जाएंगे। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।